एक्ट में आए थे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की लाई गई एमनेस्टी स्कीम पर उस वक्त इमरान खान ने तनकीद भी की थी। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं, मैं सवाल पूछता हूँ कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत IMF के साथ किए गए मुआहदे को पार्लियामान में सामने लाए। IMF के साथ होने वाले मुआहदे के नतीजे में टैक्सों की मद में 700 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा और LNG के 2 प्लांट्स की निजकारी भी की जाएगी। रुपए की कीमत का तयन भी बैनुल-अक़वामी मार्केट रेट के हिसाब से होगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक 700 अरब रुपए के टैक्स के अहदाफ पूरे करने के लिए इकॉनमी मुंजमद होने का अंदेशा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और आज बात होगी टैक्स एमनेस्टी स्कीम की जो आज हुकूमत ने ऐलान किया और इस पे बात होगी कि जो IMF की शराइत हैं उसका जो फॉल आउट है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वो क्या होगा। हमारे साथ होंगे कैसर बंगाली साहब, माशी माहिर हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर किताबें भी लिख चुके हैं, आर्टिकल भी लिखते रहे हैं। फरहान बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के अंदर आर्टिकल्स भी लिखते रहे हैं और इसके ऊपर महारत भी हासिल रखते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी जो गिरफ्त है वो भी माशी इश्यूज के ऊपर है। सदाकत साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं पूछूंगी कि जो ईमानदारी से टैक्स देने वाले हैं क्या वो बेवकूफ निकले? मुझे बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौकफ देने के लिए बुलाया। देखें, कभी एमनेस्टी आती है तो जो लोग ईमानदार जी से टैक्स देते रहे उनके साथ तो ज्यादती होती है और ये कोई मौकफ आज का नहीं है, हमेशा का ही है। लेकिन बाद औक़ात जब सिचुएशन कोई इस तरह की हो कि डेस्परेशन हो, कोई हालात बहुत ही गैर मामूली हो, तो उस वक्त बाज चीजों पे आंखें बंद करना पड़ जाती हैं। इस वक्त मईशत किस हालत में है और जो आपके खसारों का हाल है या जो आपकी खासकर इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन की पोजीशन है कि आपके 21 करोड़ लोगों में से सिर्फ 12-13 लाख लोग हैं जो टैक्स के खाते में जिनका नाम है और कोई 8-9 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं। तो इस टैक्स की बेस को ब्रॉडन करने के लिए और इकोनॉमी को जो हमारी जो ब्लैक इकोनॉमी है उसको वाइटन करने के लिए ये कड़वा घूंट करना पड़ रहा है। यकीन माने जो आपने ये स्कीम का आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ना है। आपको लगता है कि इससे जो आपकी ब्लैक मार्केट है वो वाइट हो जाएगी तमाम? देखिए, सारी तो नहीं होगी लेकिन एक स्टेप टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन है, एक कदम है उधर जाने के लिए। और आपका हम इंतजार कर रहे हैं। एज यूजुअल स्टूडियो के अंदर आप जल्दी पहुंचे। कैसर बंगाली साहब को लेते हैं। जो सदाकत अली अब्बासी साहब ने कहा है कि जी ये एक स्टेप है कि हम इकोनॉमी को, ब्लैक इकोनॉमी को वाइट करें, तो बंगाली साहब आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम से वाकई में टैक्स नेट वसी हो जाएगा जैसे कि ये कह रहे हैं, और ये एक अच्छा कदम है कि हमने जो वाइट इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, उसको वाइट करना है? शुक्रिया मुनीज़े, मेरा ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि जो चोरी करते हैं उनको जेल में होना चाहिए, उनको एमनेस्टी दे के महज़्ज़ब शहरी नहीं बनाना चाहिए। आज भी मेरा यही मौक़िफ़ है और ये एमनेस्टी स्कीम्स पहले भी आती रही है। इससे कोई न तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, न ब्लैक मनी का जो सिलसिला है वो ख़त्म हुआ या कम हुआ। तो कोई तवक्को नहीं है, होनी चाहिए कि इस दफ़ा भी कोई मुख्तलिफ चीज़ होगी। अच्छा, मगर जब आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ नहीं होगी तो फरहान बुखारी साहब जो है वो भी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने जो शक है वो शुबाब है वो हमें बताए। फरहान बुखारी साहब, ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है इसके तहत कैसे बंगाली साहब तो कह रहे हैं कि कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा, मगर अगर हम IMF के इस वक्त शराइत देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को कमिटमेंट देनी होगी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के हवाले से। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो जो IMF के शराइत हैं उनका उसके ऊपर कोई असर रसूख होगा?
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में ख़बरें तो यही हैं कि नया जो बजट आएगा और उसके बाद जो आइंदा माली साल शुरू होगा 1 जुलाई से, उसमें कुछ नए या तो क़वानीन का इतलाक़ होगा या मौजूदा क़वानीन को सख्त किया जाएगा, उनकी एप्लीकेशन सख्त की जाएगी और उसके ज़रिए से FATFs पे जो एतराज़ात हैं उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हमारी तारीख़ ये रही है कि हमने बार बार मुख्तलिफ़ हुकूमतों में बड़ी बड़ी बातें की हैं और जब वो एक्शन का वक्त आया और जब नताइज हासिल करने का वक्त आया तो उतनी कामयाबी नहीं हुई। इसीलिए कई लोगों को शुकूक व शुबहात हैं, जब तक कि कोई हमारे सामने नताइज जैसे ठोस नताइज ना आएँ जिनसे कुछ लगे कि पाकिस्तान की गाड़ी एक मुख्तलिफ माजी के मुकाबले में एक मुख्तलिफ सिमत में चल रही है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो कुछ हो रहा है इसका नतीजा बड़ा मुख्तलिफ होगा। कैसर बंगाली साहब, ये भी कहा गया है कि जो प्रोविंसेस हैं उनको भी अपना हिस्सा डालना होगा और फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनको एक ही पेज पे होगा। और फिर इसका जिक्र भी किया गया है IMF की जो शराइत है कि जो NFC अवार्ड है उसको एरिया ऑफ कंसर्न के तौर पे कहा गया है कि जी गवर्नमेंट विल सीक टू रीबैलेंस करंट अरेंजमेंट्स विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फोर्थकमिंग नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। अब सवाल ये है कि क्या सूबे जो हैं इस बात को मानेंगे कि नहीं, चूंकि वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी हमारी NFC अवार्ड या हमें मिला नहीं या उसके अंदर कटौती हुई है। पहली बात तो ये है कि IMF का डोमेन नहीं है कि वो हमारे इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में इंटरवीन करें, लेकिन अब जबकि IMF का कब्ज़ा हो ही गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक में, तो चलें जो अवार्ड है जो अब तक उसमें तो ये था कि वफाक अपनी GDP रेशियो को रेज करेगा अप टू 15%, जो वो नाकाम रहा है। दूसरा ये था कि 18th अमेंडमेंट में जब कॉन्करेंट लिस्ट अबॉलिश हुई तो ये भी अंडरस्टूड था कि तमाम कॉन्करेंट लिस्ट की मिनिस्ट्रियाँ अबॉलिश हो जाएगी, वो नहीं हुई, सिर्फ नाम बदल दिया गया। तो ना तो वफाक ने रेवेन्यू बढ़ाया ना एक्सपेंडिचर कम किया, तो सूबों को बदनाम करना या इल्ज़ाम ठहराना कि इनकी वजह से वफाक के जो अखराजात है या उनकी फाइनेंसेस हैं उसमें ज़द पड़ा है, ये बिल्कुल गलत है और मैं समझता हूँ कि इसकी भरपूर मुखालफत करनी चाहिए। कम से कम सूबे तो इसको नहीं मानेंगे और बिल्कुल बजा होंगे नहीं मानने पे। तो फरहान बुखारी साहब, जो इन्होंने कहा है कि हम कुछ रकम इकट्ठी करेंगे अगर हम दो LNG प्लांट्स की निजकारी कर लें, आप पूरी उम्मीद है कि ये एक जो डेफिसिट आ रहा है या एक जो खला है उसको पुर कर लेंगे अगर LNG टर्मिनल्स को ये जो प्लांट्स हैं उनकी निजकारी करें और फिर जो है ज़्यादा पैसे उससे वसूल करें? देखिए, वक्ती तौर पे कोई सहारा मिल जाए तो वो कह नहीं सकते, अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या असल बुनियादी सवाल ये है कि क्या वो इस्लाहात भी साथ ही साथ शुरू होंगी और बड़ी हद तक आगे जाएंगी जो कि पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मुस्तक़बिल लेके आएंगी। ये बड़ा सवाल है और कलीदी सवाल है और मुझे अभी तक उस सवाल का कोई वाज़े तौर पे जवाब नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब जो आज कहते हैं वो आप देख लीजिए, जो माजी में उन्होंने कहा है उससे मुख्तलिफ है कि जी वो बाहर से कर्जा नहीं लेंगे और वगैरह वगैरह भी आप सुना रहे थे। एमनेस्टी के ख़िलाफ़ भी उनके बयानात हैं। अब आज तो ये सब के सब काम हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि मुस्तक़बिल की जो सिमत है पाकिस्तान की माशी सिमत मुस्तक़बिल में, वो क्या माजी से मुख्तलिफ और बेहतर होने चली है? इतनी कंफ्यूजन है इस्लामाबाद मगर वो कैसे होगी फरहान साहब? यही मैं आपसे कैसे होगी, इसका जवाब तो सदाकत अब्बासी साहब से लेते हैं। सदाकत साहब, मुझे ये बताइए, जो FBR की इस वक्त कारकर्दगी है उसके अंदर उन्होंने 9 महीने का जो रेवेन्यू टारगेट था ₹318 बिलियन का, वो उन्होंने मिस कर दिया और ये सबसे कह दें हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। तो मुझे ये बताइए कि जब आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है टैक्स कलेक्ट करने की और आप टैक्स एमनेस्टी उनको दिए जा रहे हैं जो बकौल आपके टैक्स चोरी कर चुके हैं, तो मुझे ये बताइए कि फिर आप टैक्स इकट्ठे कैसे करेंगे, रेवेन्यू इकट्ठे कैसे करेंगे? मुनीज़, इस पर कोई शक नहीं कि जो टैक्स कलेक्शन की हमारी मशीनरी है वो बारहा फेल हुई है और शायद आज जो हम इतनी टैक्स एमनेस्टीज दे रहे हैं या IMF के पीछे भाग रहे हैं या पाकिस्तान की मईशत को जो शदीद तरीन मसाइल हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे इस
इदारे को रिफॉर्म नहीं किया गया, इसको डराने धमकाने के लिए छोड़ा गया और जो पाकिस्तान की जो बड़ी इकॉनमी है वो इससे बाहर है और टैक्स नेट से बाहर है। लिहाजा इसीलिए हमने पूरी अपनी फाइनेंशियल टीम चेंज की। FBR में सारे आपको पता है शब्बर जैदी साहब को लेके आए। उसका मकसद ये है कि PTI की वो गवर्नमेंट है जो शायद सियासी प्रेशर लेके भी तो जो इस्लाहात नाफिज करनी है मईशत में उसकी तरफ जा रही है, और हमें जो अपोजिशन की तरफ से जो सियासी मुखालफत का सामना है शायद बहुत ज़्यादा उसका मुखालफत ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ये इसके बावजूद के PTI की गवर्नमेंट चाहती है कि हम वंस एंड फॉर ऑल इंशाल्लाह इस मईशत की जो फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करेंगे और सियासी दबाव भी अपनी अपोजिशन का लेके इंशाल्लाह ये जो टैक्स नेट है इसको हमने 8,000 का वादा किया है। साहब जी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है मगर 8 महीने की कारकर्दगी हमारे सामने है। कैसर बंगाली साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले आएगी? और जिस तरह के सदाकत अब्बासी साहब क्लेम कर रहे हैं कि शब्बर जैदी साहब को वो FBR के अंदर लेके आए तो ये FBR की बेहतरी के लिए हुआ है। अगर मुझे एक जुमला पहले बोलने दें, जो आपने 318 बिलियन की बात की उसके पीछे कोई फैक्ट्स है। एक तो यह है कि कभी भी ये टैक्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में 8 दफा नहीं पूरा हुआ। और दूसरी बात यह कि ये गवर्नमेंट जाते हुए आपको पता है कि टैक्स की ब्रैकेट बहुत ऊपर कर गई थी 4 लाख से सबसे हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दिया था पोस्ट पेड प्रीपेड मोबाइल फोन पे, वो भी एक इम्पैक्ट आया। इसके अलावा ये दुरुस्त है जी, जो ऑयल की हमने ये दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, ये जरूर दुरुस्त है, मगर अब तो वो रिवर्स हो गया बंगाली साहब, अब हो गया ना। और इसके अलावा ऑयल पे भी जो हमने लेवी कम किया उसका भी इम्पैक्ट है और कुछ इकोनॉमी भी स्लो हुई है इस सारे प्रोसेस में। अच्छा बंगाली साहब, सवाल ये है कि सदाकत साहब तो कह रहे हैं कि जी हम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आएंगे और हम लाने के लिए जो है तैयार बैठे हुए हैं, और शब्बर जैदी साहब को हम FBR के अंदर लेके आए हैं। जो पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई हम कर पाएंगे FBR को सही करके। तो अगर FBR सही हो जाता है तो क्या मसला हल हो जाएगा? सिर्फ टैक्स कलेक्शन तक ही महदूद है या हमें कई जगहों पे स्पेंडिंग भी काटनी पड़ेगी, जिसका इशारा IMF ने भी किया? देखिए, ये बातें जो है ये तो हम 30 साल से सुन रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, हर हुकूमत ये कहती है। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स हैं ये कभी हुए नहीं हैं, बल्कि हफीज़ शेख फाइनेंस मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, उस वक्त भी IMF की जो से मुआहदा हुआ था यही रिफॉर्म्स की बातें की गई थी। तो उस वक्त भी नहीं कर पाए हफीज़ शेख या वो हुकूमत। तो अगेन उम्मीद तो उसी वक्त, जैसे फरहान ने कहा कि अगर होगा तो हम यकीन करेंगे, इस वक्त तो हमें कोई यकीन नहीं है कि कोई चीज़ होगी। दूसरा ये कि मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इस मईशत के पास मज़ीद टैक्स कलेक्ट करने की गुंजाइश नहीं है। और ये जो बात कही जाती है ना कि जी 22 करोड़ लोग हैं, बात यह कि 22 करोड़ लोग में 20 करोड़ लोग तो टैक्स देते हैं, चूँकि इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज़्यादा हम कलेक्ट करते हैं। एक फ़कीर भी टैक्स देता है, जो भी वो ख़रीदता है, वो फटे हुए कपड़े भी ख़रीदता है तो उसमें टैक्स देता है। तो वो जो ये बात बिल्कुल गलत है कि लोग टैक्स नहीं देते। ये भी सही है कि बहुत सारे तकरीबन 7 लाख से 8 लाख लोग ऐसे हैं जो नादरा ने आइडेंटिफाई किया है जो टैक्स दे सकते हैं और नहीं देते हैं। लेकिन असल मसला एक्सपेंडिचर का है। जब तक हम अपना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डिफेंस समेत कम नहीं करेंगे, बहरान पे काबू नहीं पा सकते। ये जो एमनेस्टी वगैरह जो है ये गिमिक्स हैं सिर्फ। मगर कैसे बंगाली साहब ये बताइए कि हम डिफेंस बजट कट कैसे करेंगे? चूँकि हमने माजी के अंदर अभी जो हमने बजट पेश किया था हाल ही में, उसके अंदर हमने डेवलपमेंट बजट कट किया है और डिफेंस बजट को मज़ीद और बढ़ाया है, बल्कि 70% से ज़्यादा पिछले साल जो है डिफेंस बजट बढ़ा है। तो ये कहा जाता है कि जी हिंदुस्तान के साथ हमारी तलखियाँ हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हैं, उस सूरत हाल में हम कैसे डिफेंस बजट को कट कर सकते हैं? देखिए, डिफेंस बजट में चूँकि हमें कोई नंबर्स नहीं दिए जाते हैं, लेकिन हम बहुत चीज़ें देखते भी हैं। एक तो कॉम्बैट एक्सपेंडिचर है जिसमें बंदूक और एम्यूनेशन और फायर पावर हम मजबूत करें, उसमें हम कमी की बात नहीं कर रहे हैं चूँकि मुल्क की सिक्योरिटी अहम है। लेकिन बहुत सारा डिफेंस का नॉन कॉम्बैट बजट है जो बड़ी आसानी से कम किया जा सकता है।
और मैं ये बताऊं कि एक कारखाना है जिसमें कैश फ्लो प्रॉब्लम है, तो उसमें वो कारखानेदार जो हैं वो मज़दूरों को तो फारिग कर देता है, सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा देता है, वो कारखाना वैसे ही बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की मईशत अगर बैठ गई तो हम दिफा नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल चाहिए टैंक्स और एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए। आप सही कह रहे हैं। और वो डॉलर से आते हैं। बिल्कुल, अगर मईशत ही नहीं रहेगी तो मुल्क ही नहीं रहेगा, तो फिर किसका दिफा होगा। इधर छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद बात करते हैं कि नाजरीन, एनर्जी प्राइसेस, गैस, बिजली सब महंगी होने लगी है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कि इसका जो बोझ है वो अमीरों पे पड़ेगा, गरीबों पे नहीं। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कि जो IMF के नए शराइत है उनका क्या असर होगा पाकिस्तान की मईशत पे। फरहान बुखारी साहब, हुकूमत का ये दावा है कि जो उन्होंने एनर्जी प्राइसेस जिस तरह गैस और बिजली के प्राइसेस बढ़ाए हैं वो अमीरों को अफेक्ट करेंगे, गरीबों को नहीं, चूंकि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो 300 यूनिट से कम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर सब्सिडी होगी, उससे ज़्यादा के ऊपर से ज़्यादा वो कह रहे हैं कि जी हम आपके ऊपर जो है टैक्स लगाएंगे। तो आप समझते हैं कि इससे इस जो उन्होंने इकदाम उठाया है उससे सिर्फ असर जो होगा वो अमीर तबका होगा? देखिए, जब मजमूई तौर पे एक पॉलिसी इन्वायरमेंट ऐसी हो जिसमें कुछ इक़दाम किए जाएं और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, अनयूजुअल इन्फ्लेशन, बड़ी इन्फ्लेशन सामने आए, तो फिर वो अक्रॉस द बोर्ड वो हिट करती है। यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि जी किसी के 290 यूनिट्स का बिल था तो उसे फ़र्क नहीं पड़ा और 400 यूनिट वाले को फ़र्क पड़ दिया। ये सिर्फ किताबी बातें हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ इससे बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में गवर्नेंस का भी बहुत बड़ा बहरान है, इसलिए एक ज़माने में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़म्स आज से बहुत अर्सा पहले कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव होते थे जो आज ख़त्म हो के रह गए। तो ये कहना कि जी बिजली के बिल्स 300 यूनिट से कम वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाई ठीक है, अगर एक आइटम का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप एक मजमूई पिक्चर देखें तो फिर आपके जहन में ये सवाल उठता है कि मजमूई तौर पे क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, गरीब गुरबा के लिए मजमूई तौर पे ज़िंदगी बेहतर होगी या ज़्यादा मुश्किल होगी। अभी तक कहा यही जा रहा है कि मुश्किलात बढ़ेंगी, और ये कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान की मिसाल नहीं है। IMF के साथ मुआहदे दूसरे जिन ममालिक के हुए हैं दुनिया में, उनकी आप मिसाल देख लें, पाकिस्तान की अपनी मिसालें देख लें। बिल्कुल पहले भी हो चुके हैं, ये आपकी बात दुरुस्त है। सदाकत अब्बासी साहब, जो फरहान बुखारी साहब कह रहे हैं उसके साथ मैं एक और सवाल भी जोड़ देती हूँ। जिस तरह कैसर बंगाली साहब ने कहा कि इवेंचुअली आपको बजट के अंदर अगर कटौती करनी है तो आपको डिफेंस बजट काटना पड़ेगा। पिछले बजट के अंदर आपने डिफेंस बजट बढ़ाया, डेवलपमेंट बजट आपने काटा, तो अब आप क्या करेंगे? चूंकि IMF ने भी इस तरफ इशारा दिया है कि जी आप इसको काटे डिफेंस बजट को। देखें, IMF ने कहा है कि अपना खसारा कम करें। अगर आप ये समझें कि बिजली हम ना बढ़ाएं कीमत बिजली की, और अमीर लोगों को सब्सिडी जो दी हुई है वो ना करें। सब्सिडी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बिजली महंगी खरीदती है और आगे लोगों को सस्ती बेचती है, चाहे उसके पास कितना पैसा है। तो ये जो सब्सिडीज का कल्चर था इसको ख़त्म करना है, और सब्सिडीज सिर्फ टारगेटेड होनी चाहिए उन लोगों की जो वाकई इसके सर वो बात तो हम आपकी मान गए हैं, मगर ओवरऑल अगर महंगाई होगी, कैसर साहब तो ये भी कह रहे हैं 250 से ज्यादा अब इससे मजीद बढ़ेगा जो है डॉलर की कीमत, तो फिर क्या अगर रुपया 250 ज्यादा बढ़ जाता है टू $1, तो ये तो आप समझे दिवालिया हो जाएगा। और आप जो कह रहे हैं 700 बिलियन रुपया आप इकट्ठा करेंगे एक साल में, तो जहां ग्रोथ ही नहीं हो रही वहां पे तो इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। देखिए, दूसरी तरफ अगर आप दूसरा ऑप्शन देख लें कि हम इस खसारे को रहने देते हैं, तो ये खसारा भी अल्टीमेटली पाकिस्तान की आवाम ने पूरा करना है। अल्टीमेटली पैसा पाकिस्तान की आवाम की जेब से जाना है। ये आप अकलमंदी कर लें कि नहीं, अकलमंदी कर लें कि गरीबों से ना लें और अमीरों पे लगा दें, या आप वो खसारा छोड़ दें और अल्टीमेटली कर्जे लेके जिसका बोझ पूरी मईशत पे आए। तो आज अगर हमारे इन्फ्लेशन है, जो बोझ तो आप डाल रहे हैं इसके अंदर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि आप डिफेंस बजट कट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, डिफेंस बजट भी उसको अगर रैशनलाइज करने में कोई बुराई नहीं है। जब पूरी कौम कुर्बानी दे रही है तो मेरा ख्याल है हमारा डिफेंस भी कुर्बानी देने के
लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन बात क्या है, आप देखें कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में हैं। यहाँ दुश्मन आपका प्रॉक्सी वार हर दूसरे दिन आपको बलूचिस्तान में कोई ना कोई, पंजाब में कोई ना कोई हादसे, ये बात तो दुरुस्त है। तो आपने देखना है कि क्या आपके लिए जाने ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको अमीरों को सब्सिडी देनी है। तो बंगाली साहब, आपने तो ये भी प्रिडिक्ट किया है कि 250 से ज्यादा जा सकता है ऊपर डॉलर। तो जब आप ये कहते हैं तो जाहिर है एक कंसर्न होती है मार्केट के अंदर कि वाकई में इतनी ज्यादा महंगाई होने जा रही है। अब्बासी साहब जो बातें कर रहे हैं ना, ये 2-3 चीज़ों को मिला के कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जनरल ज़ियाउल हक ने जब रेफरेंडम करवाया था तो उसमें ये था कि अगर इस्लामी निज़ाम मंजूर है तो मैं 5 साल हुकूमत करूँगा। मतलब ये इस तरह की बातें हैं। ये जो गरीबों पे आंसू बहाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू हैं। कोई इक़दाम नहीं है अमीरों से पैसे लेने का। सिर्फ उनको बिजली महंगी बेचने से अमीरों के बजट पे असर नहीं पड़ना है, और गरीब जो है वो सिर्फ बिजली इस्तेमाल नहीं करता। आप मुतबादिल तजवीज़ दे दें सर। फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, जो बिजनेसेस और ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, दुकान हैं, ये अगर महंगी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो अपनी अशियाओं की कीमत भी ये बढ़ा देंगे। और ये बात हफीज शेख को भी पता है, वो ये तो बात वाज़ेह है। मगर बंगाली साहब, एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका ज़रूर चाहिए कि ये जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपको लगता है कि IMF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स साथ साथ काम करेगा? चूँकि IMF के एलामिया में ये कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आप नज़र रखें, टेररिज्म के ऊपर आप नज़र रखें। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम उस बिल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके नतीजे में फाटा की जो सीटें हैं नेशनल असेंबली में और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मजीद बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त वो हो गई हैं 12 सीटें हो गई हैं नेशनल असेंबली के अंदर और 24 सीटें हो गई हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर। इसको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट मोहसिन दावर साहब ने जो था टेबल किया था और यूनानिमसली ये जिसे कहते हैं अप्रूव हुआ है। ये पहला ऐसा बिल है अपनी नौयत का, प्राइवेट मेंबर बिल, जो इस तरीके से जो है वो पास हुआ है। मगर नाजरीन, इससे पहले कि हम इस फाटा के बिल के ऊपर बात करें, एक चीज़ हम वजाहत कर देना चाहते हैं कि कल बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शवानी साहब ने यह दावा किया था कि जो गवादर होटल के ऊपर हमला आवर हैं उनका नाम है हमल फाते बलोच। उन्होंने कहा था कि उनका नाम मिसिंग पर्संस लिस्ट के ऊपर है। उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे पास जो लिस्ट हैं उसमें ये अम्मल बलोच जो है इसका नाम है और ये मिसिंग पर्संस की जो है ना लिस्ट में नाम इसकी रही है। देखिए, ये अख्तर मेंगल साहब ने या जो वॉइस ऑफ जो मिसिंग पर्संस है जो लिस्टें इन्होंने फराहम की हैं, उस लिस्ट को हमने मैच किया है, उसमें हमने देखा है। अब उस पे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग यही है कि 2016 में ये अमल जो फाते बलोच है, इनका ताल्लुक कोलू से है, ये मरी हैं और वहाँ से इनका नाम आ रहा है कि मिसिंग पर्संस में है। और अभी यकायक हमें पता चला कि PC गवादर में जो टेररिस्ट अटैक किया है उसमें ये भी शामिल थे और ये वहाँ पर एड किया गया है। नाजरीन, लियाकत शवानी साहब का ये दावा कि हमल का नाम, हमल फाते बलोच का नाम लापता अफराद की लिस्ट के अंदर है, हमने ये चेक किया और वॉइस फॉर मिसिंग बलोच जो नसरुल्लाह बलोच है उनके चेयरमैन, उनसे हमने ये बात पूछी तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में आइए आपको दिखाते हैं। जो गवादर वाकया में मारा गया था उसका नाम हमल फतेह अली जो केश मकरान का रहायशी है, जो गवादर वाकया में मारा गया है उसका नाम किसी भी मिसिंग पर्सन के लिस्ट में ही है। तो हम मसले को उनकी कवानीन के मुताबिक हल करेंगे। नाज़रीन, ये बहुत जरूरी था कि हम इस बात की वजाहत कर देते कि जो ग्वादर होटल के ऊपर हमला आवर था उसका नाम मिसिंग पर्सन्स लिस्ट के ऊपर कम अज़ कम जो हमारे मालूमात हैं उसके मुताबिक नहीं है। लतीफ़ अफरीदी साहब, आपकी जानिब आऊँगी फाटा के बिल के हवाले से। मुझे ये बताइए कि सीटें तो बढ़ गई फाटा की नेशनल असेंबली में और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, बहुत अच्छी बात है, मगर इलेक्शन मजीद डिले हो गया, 6 महीने आगे हो गया। इसका क्या इफेक्ट होगा? क्या ये वाकई में इलेक्शन होगा चूँकि हल्का बंदियाँ फिर से होनी है? नहीं, इसमें यकीनी बात है कि जो नया बिल पास हुआ है
उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो पहले से हल्का बंदियाँ हुई हैं उन पे इंतखाबात किए जाएं। अब दोबारा हल्का बंदियाँ की जाएगी, क्योंकि एक तो जो गुज़िश्ता हल्का बंदियाँ की गई हैं वो बिल्कुल कुछ हैज़र किस्म की है। फाटा के इलाके बिल्कुल नए हैं, न किसी से कोई ज़्यादा जो लोकल इलेक्शन ऑफिशल्स है उन्होंने कोई ज़्यादा कंटेक्ट नहीं रखा, और नतीजा ये हुआ कि मिसाल के तौर पर एक हल्का जो यहाँ नौशहरा ज़िले के हुदूद से शुरू होकर ये बलूचिस्तान से जाके मिलता है, जिसको हम साबका फाटा में फ्रंटियर रीजन्स कहा करते थे, वो सब मिला के नौशहरा ज़िले से बलूचिस्तान की सरहद तक एक हल्का बनाया गया। तो ये कैसे हल्का है, ये कैसे फीजिबल है, कैसे पॉसिबल है? तो लतीफ़ अफरीदी साहब, आप मुतमईन हैं और आप समझते हैं कि जो 6 महीने का दिया हुआ है टाइम, कि 6 महीने के अंदर और मजीद इलेक्शंस हो जाने चाहिए फाटा के, आप पूरी उम्मीद हैं कि वो वक्त पे ही हो जाएंगे और उस वक्त तक हल्के बंदियां हो जाएंगी? देखिए, आईनी तरमीम है, आइन का तकाजा पूरा करना बिल्कुल लाजमी है। ये सूबाई हुकूमत का, ये इलेक्शन कमीशन का, ये फेडरल हुकूमत का फरीज़ा है कि वो आइन पर जिस तरह के है उसी तरह अमल करे। तो इन्हें लाजिमन मजबूरन इस पर अमल करना है। ये मौजूदा जो नया बिल पास हुआ है इस पे बाद लोग साजिश का भी इल्ज़ाम देते हैं और कहते हैं कि ये इलेक्शन को डिले करने की बात है। मैं समझता हूँ कि 6 महीने अगर इलेक्शन डिले हो जाता है तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये कबायली इलाकों को ज़्यादा नुमाइंदगी मिली कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली में, ये बड़ी अच्छी बात है और ये बहुत पॉजिटिव बात है। ठीक मोहम्मद इकबाल साहब, लतीफ़ अफरीदी साहब इसका खैर मकदम कर रहे हैं, मगर सवाल तो फिर भी उठ रहा है कि क्या हमारे पास वो रकम है, वो कैपेसिटी है कि हम फिर से हल्के बंदियां इतनी जल्दी 6 महीने में कर लें? चूँकि पूरे पाकिस्तान में जब हल्के बंदियां हुई थी तो हमें मालूम है कि बहुत सारे मामलात अदालत के अंदर भी चले गए थे, चैलेंज भी हो गए थे। जी, सबसे पहले तो मैं तमाम पार्टी के कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया और असम्बली से बिल पास हुआ। दूसरी बात यह है कि देखो, हुकूमत ने जो ऐलानात किए हैं और 57 अरब रुपए तकरीबन महीने पहले ऐलान किया है और 68 अरब फिर से ऐलान किया। और असम्बली में आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्पीच सुना होगा कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का वाक़या सिर्फ इससे रोनुमा हुआ है कि उनको उसका हक ही मिला। तो इंशाल्लाह खान की दोनों, सर अगर आप मेरे आंसर पे आ जाएं तो बहुत मैं आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इसलिए क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या बजट है हमारे पास कि नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बजट है और हम डिलीवर करेंगे सब कुछ। हम पैसा भी डिलीवर करेंगे, हम कानूनी तकाजे भी पूरे करेंगे और जो सहूलतें अब तक कबाइल को नहीं मिली है उनके लिए हमारी यही जदोजहद है कि हम कबाइली पार्लियामेंटेरियन ने पहले बार असम्बली में एक आईनी तरामीम करके कबाइलों को सीटें भी ज्यादा की है, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी, जबकि पिछली हुकूमत में इसमें कोई शक नहीं, इसका खैर मकदम करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। ताहिर साहब, इसका आपको मुबारक हो, आपकी हुकूमत को भी मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ अफरीदी साहब, मोहम्मद इकबाल खान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।